ये सीन देखो और फिर ये देखो, कुछ समझे? चलो इसे छोड़ो, ये देखो और ये भी देख ही लो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक लड़की के प्रति बिग फूट की ऑब्सेशन दिखाना चाहता हूँ। वो उसे पाने के लिए क्या क्या करता है, कितनों को मारता है। आज हम एक तरह से ठरकी पर होशियार बिग फूट की कहानी देखने वाले हैं, जिसका नाम प्राइमल रेज है, यानी कि आदिम क्रोध। कहानी लड़की से शुरू होती है जो गाड़ी चलाकर कहीं जा रही है। ये शादीशुदा है, तुझे कैसे पता? उसके हाथ की रिंग देख। मुझे मूवी कम जीप कार की विज्ञापन ज्यादा लगती है, तुम ही देखो। एक ऐसी कार जो रोड पर 4 पहियों से चलती है, एक ऐसी कार जो भागती घोड़े की तरह है पर लगती काले लोम की तरह। एक ऐसी कार जिसमें आप ऊपर नीचे होने का कार्यक्रम कितनी जोर से भी कर लो पर गाड़ी नहीं हिलेगी। एक ऐसी कार जो रास्ते में बंद पड़ जाए तो आपकी गेंद पड़ जाए। तो प्रेजेंटिंग थार की मौसी जीप, ये वाली नहीं रही, ये वाली। इसका नाम मैक्सवेल है, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। ये इतना सिकुड़ कर क्यों चल रहा है? अच्छा, ये लड़की से लेने आई है। ये इसका पति परमेश्वर है, तुझे कैसे पता? क्योंकि दोनों मुंह से बोलते हैं, तू मेरा पति, मैं तेरी पत्नी। पति प्लस पत्नी बराबर बच्चा। जी हाँ, इनका एक बच्चा भी है, जेमिसन कुछ नाम है। अरे ये तो संतूर मम्मी निकली। त्वचा कुछ और निखारे 13 महीने 9 दिन ये दोनों एक दूसरे से अलग रहे, तो तुम समझ सकते हो इन दोनों के अंदर कितना प्रेशर बना होगा। इसीलिए बीच रास्ते में गाड़ी को हिलाने का काम शुरू कर देते, पर गाड़ी नहीं हिलती क्योंकि मैक्स को मैक्सिमम सिर्फ 2 सेकंड ही लगते हैं। ओह तो अच्छा, मैक्स शीघ्र पतन का शिकार है। एस्ली का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैक्स, इस पते पर चले जाना, काम हो जाएगा। खैर दोनों वहाँ से निकलते और अपनी जीप कार को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। एस्ली जीप कार में फ्यूल डालने लगती है और मैक्स कुछ खाने पीने का सामान लेने चला जाता है। ये जो आवारा ग्रुप है ना, इसे थोड़ा याद रखना। मैक्स एक दुकान में आता है जहाँ शेरिफ दुकानदार से एक मिसिंग पर्सन के बारे में पूछताछ कर रहा है। दुकानदार, हाँ ये तो बिग फूट का काम है। शेरिफ, बकवास बंद कर, अगर तुझे ये दिखे तो मुझे कॉल करना। यह बोलकर शेरिफ मिसिंग पर्सन को यहाँ सूचना बोर्ड पर चिपका देता है, जहाँ और भी गुमनाम लोग चिपके हैं। मैक्सवेल अपना सामान खरीद लेता है। इधर आवारा ग्रुप का एक सदस्य एस्ली के सामने छिछोरी हरकत कर रहा है, तभी वहाँ मैक्सी आ जाता है और आवारा ग्रुप को घूरने लगता है। ग्रुप का लीडर थोड़ा समझदार होता है तो बात को थोड़ा संभाल लेता है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैक्सी बियर पीता है और ये बात एस्ली को अच्छी नहीं लगती। वो एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह, अगर तूने सिगरेट पीना, दारू पीना, बियर पीना नहीं छोड़ा तो यह आर्गुमेंट चली रही होती कि तभी एस्ली जीप कार से किसी को उड़ा देती है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। एक सुनसान इलाके में आपने किसी को उड़ा दिया और किसी ने आपको देखा भी नहीं, तो 80 से 90% चांस है कि आप गाड़ी रोके बिना ही वहाँ से चले जाओगे। पर इसलिए गाड़ी रोकती है और ये दोनों उस बंदे को देखने जाते जिसकी हालत बहुत ही बुरी है, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। इनको लगा वो मर गया, पर वो अभी हम जिंदा हैं। ये देख कर एस्ली के अंदर की मानवता चुल मचाने लगती है और वो चुल मचाते उसे अपने फोन की ओर भगाती है। मुझे इस पूरे सीन में ऐसा लगा कि इन पर कोई नजर रखा हुआ है। मैक्सवेल रोकता भी है, मत कर फोन, अभी जेल से रिहा हुआ हूँ, वापस चला जाऊंगा। पर एस्ली, मैं तो करूंगी। और वो पुलिस को फोन करके अपनी लोकेशन देने लगती है कि तभी कोई उनकी तरफ पत्थर फेंकने लगता है, जिसमें से एक पत्थर मैक्सी को लग जाता है। नहीं, ये क्या था बहन, पत्थर सिर में लगा और गड़बड़ते गड़बड़ते सीधे पानी में गिर गया। इतना तो मत फेंको यार। नहीं, अब इसलिए क्या करती? एक पराये मर्द के लिए उसकी मानवता इतनी चूल मचा रही थी। मैक्सी तो उसका अपना मर्द है, तो वो आओ देखते न ताऊ सीधे पानी में कूद जाती है और अंग्रेजी रूपी सती सावित्री बनकर पानी रूपी यमराज से अपने पति परमेश्वर को बचा लेती है। क्या मैक्स निपट गया? नहीं नहीं नहीं, जिंदा है, जिंदा है, विधवा होने से बच गई। पर मैक्सी को लग रही है ठंड ठंड ठंड, आहा जिस्म की गर्मी। अब इसलिए के पास 2 ऑप्शन है, एक बॉलीवुड वाला और दूसरा आगे पता चल जाएगा। तब तक ये देखो, काले बालों वाला बड़ा सा जानवर जीप कार को जो कि गियर में है उसे धक्का कर खाई में गिरा देता है और फिर उस अधमरे बंदे को अपने साथ ले जाता है। बिगफूट शेरिफ नेल्सन से कहता है, वो साला दुकानदार निकल कह रहा था कि जॉर्जो को बिगफूट ले गया। नेल्सन, हो सकता है वो सही कह रहा हो। शेरिफ,
अब तुम अपनी बकवास चालू मत करो नेल्सन। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ की लोकल कहानियां भी जुड़े। हमें उस तरीके से भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं। तभी वहाँ नेल आती है। हमें 991 पर कॉल आया, कोई नाम नहीं पर लोकेशन थी। उसने कहा हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, मदद चाहिए। एशली मैक्सी का लाइटर लेकर उसे चालू करने की कोशिश करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैक्सी के पास ये लाइटर कहाँ से आया, तो ये लाइटर उसके पास पहले से ही था, आप इस सीन में देख सकते हो। और यही दूसरा ऑप्शन है। और इत्तेफाकन लाइटर चालू हो जाता है। कौन सी कंपनी का है? फिर एशली लकड़ियां बीन कर उन्हें जला लेती है। फिर वो मैक्सी के कपड़े निकालती है और फिर अपने भी। उसके बाद ये दोनों आग की गर्मी लेने लगते हैं। चड्डियां क्यों नहीं उतारी रहे? वो भी तो गीली थी। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। शेरिफ उस लोकेशन पर आ जाता है जिस लोकेशन से एशली ने फोन किया था। उसे टायर के निशान मिलते हैं जो खाई की तरफ जा रहे हैं। उसे भी कोई देख रहा है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। मैक्स एक पप्पी देना। एशली ले 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 ले। इधर शेरिफ ने एशली की कार खाई से निकाल ली है। नेल्सन कहता है ये कार किसी एशली कर की है और उसके साथ उसका पति मैक्सवेल कर था। सुबह होती है। एशली मैक्स को बुलाती है। मैक्स आता है। एशली मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैक्स अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो कपड़े दानों ले गया। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एशली के जो जूते हैं ऐसा लगता है उन पर किसी बड़े जानवर ने अपना पैर रखा था। तो आप इसलिए क्या करेगी? ऐसे ही घूमेगी? नहीं नहीं। मैक्स अपनी बनियान उतार कर उसे दे देता है और वो पहन लेती है। और तभी उसे नेचुरल कोल यानी कि प्राकृतिक बुलावा आ जाता है। एशली उस नेचुरल कोल को निकालने लगती है। फिर से उसे कोई देख रहा है। एशली का हो जाता है तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये देखो जानवर ही है वो, सॉरी। फिर ये दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो जानवर, फिर ये देखो, और फिर ये देखो, साला लड़की के पीछे पूरा ठरकी बन चुका है। यहाँ देखो किस तरीके से बैठा है वो। ये तीनों कितने नजदीक है, पर फिर भी ये दोनों उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसे ही मिमिक्री बोलते हैं, जिसमें जानवर आसपास के वातावरण में खुद को इस कदर छुपा लेता है कि हम या दूसरा और जानवर उसे आसानी से नहीं देख पाता। और यहीं पर हम उस जानवर को, जो कि बिग फूट है, उसे क्रिस्टल क्लियर देख पाते हैं। और तब इन दोनों को कुछ आवाजें आती है। इनको पता है ये आवाजें किनकी है। किनकी? उस आवारा ग्रुप की। मतलब मैक्स को ना चाहते हुए भी इनसे मदद मांगनी होगी। वो अपनी वाइफ को छुपा कर उनसे मदद मांगने आता है। मैक्स उनसे 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल, क्या तुम में से किसी के पास सेल फोन है? लीडर और बाकी के लोग बोलते हैं नहीं। दूसरा सवाल, क्या किसी के पास रेडियो है? लीडर बोलता है हाँ है पर खराब है। और तीसरा सवाल, चलो छोड़ो, मुझे जंगल से निकलने की डायरेक्शन ही बता दो, पर ग्रुप हमें नहीं पता। इधर नेल्सन कहता है मैक्सवेल कर को 13 महीनों की सजा हुई थी, वो कल ही रिहा हुआ है। उस पर मारपीट, नशीले पदार्थ, खतरनाक हथियार रखने का आरोप था। और इस केस में भी इन्हें कोई क्लू नहीं मिला। इनको पता ही नहीं चल पा रहा कि ये दोनों अचानक से गायब कैसे हो गए। तभी नेल्सन कहता है हमें विस्परिंग वुमन से मिलना चाहिए। शेरिफ, वो बुढ़िया अभी भी जिंदा है? नेल्सन, वो हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि वो इंसान नहीं है। मैक्सवेल को पता चल जाते कि हुती मदद तो नहीं करने वाले। वैसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। इसलिए सब छुप कर देख रही है। लीडर, वो तुम्हारी प्रीटी वाइफ कहाँ है? ये क्या हो रहा है? इस सीन को देखकर ये क्यों याद आ रहा है? यहाँ पर बिग फूट एशली के बाल भी काट लेता है। पहले ये, फिर छुप छुप कर देखना, और अब बाल काट लिए। ये सारे के सारे गुण साइको वन साइडेड ठरकी लवर के हैं। फिर अचानक से वो गायब हो गया। एशली डर के मारे बाहर आ जाती है। वो जैसे ही आवारा ग्रुप के सामने आती है तो लीडर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो संत बनकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़कियों को देखकर अच्छे संतों के दिल पिघल गए तो लीडर क्या चीज है। कपड़े भी दिए जा रहे हैं पहनने के लिए। आवारा ग्रुप उन दोनों को अपने साथ कर लेता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शेरिफ दुकान में उन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट चिपका देता है। दुकानदार फिर से बोलता है इनके भी पीछे बिग फूट है।
ऐसा करते काफी टाइम हो जाता है। तो एस्ली को लगता है ये लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या ले जा रहे हैं। खैर जो भी हो, यहीं पर क्रीटर बातों बातों में बोल देता है कि रेडियो तो चालू है, हमने तो मजाक किया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तभी लीडर उसे घूरता है जिससे क्रीटर को पेशाब आ जाती है। मार के डर से क्रीटर वहाँ से भागता है। बीडी उसके पीछे जाता है तो लीडर इजी को भी उन दोनों के पीछे भेजता है ताकि वो दोनों ढंग से मुझ सके। इधर शेरिफ नेल्सन से कहता है विस्परिंग वुमन के साथ मीटिंग फिक्स कर, मिलता हूँ मैं उससे। क्रीटर पेड़ को जल देने लगता है। बीडी खड़ा है, देख रहा है उसे कोई तकलीफ ना हो। तभी क्रीटर को तीर चलने की आवाज आती है। क्रीटर बीडी की तरफ आता है और ये क्या, बीडी की गर्दन में तीर घुसा है, वो भी सीधा। बीडी क्रीटर को देखते हुए अपने प्राण त्याग देता है और तभी बिगफुट एक और तीर चलाता है जो सीधे क्रीटर की गर्दन में लगता है। तभी बिगफुट क्रीटर के पास आता है। चेहरे पर लकड़ी का मास्क, पीठ पर भी लकड़ी का पोपड़ा और हाथों में भी लकड़ी की पोपड़ी की सुरक्षा। वायर बिगफुट, तुम तो बड़े होशियार हो, कवच वोच पहनकर शिकार पर आते हो। बिगफुट क्रीटर के मुंह को टमाटर की तरफ पिचका देता है। इजी जो मर गए हैं उन्हें ढूंढ रहा है। पता नहीं उसे क्या दिखता है जिसे देखकर वो भागने लगता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो भागते भागते मन से गिर जाता है जिससे उसकी कलाई टूट जाती है। कैल्शियम आयरन की बहुत कमी है जी भाई आप में। वो मैक्स इतनी ऊपर से गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं टूटा उसका, और तुम जरा से क्या गिरे, कलाई टूट गई। कैल्शियम आयरन लिया करो। इजी गड्ढे से निकल कर पेड़ के पास छिप जाता है। पर तभी बिगफुट आता है। सोचो तुम, बिगफुट कितना होशियार है, उसे मालूम था ये इसी पेड़ के पीछे छिपेगा। बाहुबली 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 बाहुबली, क्या मालूम है यहाँ बाहुबली से कॉपी किया गया है। और पता नहीं बिगफुट को गर्दन और गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों से इतनी क्या ऑब्सेशन है, वो इसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। 3 लोग मारे जा चुके हैं और चौथे का भी चौथा हो गया जिसका नाम ट्राउट था। तीर सीधे मुंह के आर पार। तभी फ्रैंक को बिगफुट दिख जाता है, उस पर आंख बंद करके गोलियां चलाने लगता है। लिफ्टी वहाँ से भाग जाता है। मैक्स एस्ली को भी भगा देता है। फ्रैंक को बिगफुट दिख रहा है, उस पर गोलियां भी चला रहा है, पर साले का निशाना खराब है। इसी चक्कर में वो हिक्स को निपटा देता है और मैक्स को घायल कर देता है। तभी बिगफुट फ्लैश बनकर, नहीं राधे बनकर, यस, फ्रैंक की गर्दन काट देता है। एस्ली अपने पति के पास आती है जो कि लगभग बेहोश है। पर तभी बिगफुट अपने आने का संदेश भेजता है। महेंद्र बाहुबली! एस्ली वहाँ से भागने लगती है। करके बिगफुट उसके पीछे आता है। एस्ली भागते भागते एक जगह छिप जाती है। तभी बिगफुट, हाय देवसेना। एस्ली यहाँ से भी बचकर भागने लगती है। तभी एक गड्ढे में उसे लेफ्टी छिपा हुआ मिलता है तो एस्ली भी यहाँ छिप जाती है। पर तभी क्यों हिला डाला ना? एस्ली फिर से भाग जाती है। बिगफुट लेफ्टी का जबड़ा पकड़कर इसे फाड़ देता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। अरे बिगफुट को कोई तो बताओ कि गर्दन के नीचे भी पहाड़ी होती है जहाँ मारने से लोग मर जाते हैं। एस्ली भाग रही है। बिगफुट ने उठाया धनुष, खींची कमान, लगाया निशाना 2 टांगों के बीच और एस्ली गिर गई। मुझे लगता है ये बिगफुट करण अर्जुन का वंशज है। साले का एक निशाना नहीं चुकता। बिगफुट एस्ली के पास आता है। एस्ली, क्या इरादा है? बिगफुट, पप्पी लेने का। लेफ्टी कहाँ जा रहा है और बिगफुट एस्ली को कहाँ ले जा रहा है? लेफ्टी को कितना पेन हो रहा होगा ना। और ये बात बिगफुट भी समझता है और वो अपने पैर से लेफ्टी का मुंह पिचका देता है जिससे उसे दर्द से मुक्ति मिल जाती है। फिर वो एस्ली को उतारता है और मैक्स के पास आता है। आंखें खोल के देख, मैं तेरी बीवी को ले जा रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर पा रहा। अगर बीवी चाहिए ना, हवेली पर आ जाना। कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। और तभी लीडर उसे कंधे पर गोली मारता है। इसे तो भूल ही गया था, ये अभी तक यहीं छिपा है, ये भागा क्यों नहीं? छोड़, देख क्या रहा है, लगातार गोलियां मारना उसे। पर नहीं, जब तक वो दूसरी गोली मारे बिगफुट आकर उसकी मार लेता है। अब एंट्री होती है विस्परिंग वुमन की, जो मैक्स को उठाकर ट्रॉली में डालकर उसे वहां से ले जाती है। नेल्सन शेरिफ को एक जगह लाता है जहाँ किसी तरह का रिचुअल हो रहा है। ये देखो विस्परिंग वुमन का घर। ओ वाह, क्या दिखती है। ये है प्रैक्टिकल इफेक्ट और बॉलीवुड ने प्रैक्टिकल इफेक्ट के नाम पर टोमेटो सॉस का खून ही दिया है। विस्परिंग वुमन यहाँ पर मैक्स का इलाज कर रही है और इलाज करने का तरीका बड़ा ही अजीब और प्राचीन है। सीन एस्ली पर आता है। बिगफुट ने उसकी स्वेटर निकाल दी।
राजा बाबू, और पास में ही लीडर है। तभी बिगफुट आता है, बिना मास्क का ऐसा दिखता है। वो चाकू लेकर लीडर की गर्दन काट देता है। मुझे न एक बात समझ में आई, बिगफुट एस्ली को इम्प्रेस करने के चक्कर में मर्दों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, क्योंकि जानवरों में तो ऐसा ही होता है कि अगर वो पसंद आ गई तो उसके आशिक को मार दो। इधर रिचुअल में एक एक कप सभी को कुछ पीने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वही चीज जब शेरिफ पीता है तो शेरिफ बौरा जाता है। उसे नेल्सन की आंखें काली दिखने लगती है, जो अगले ही पल ठीक हो जाती है। बिगफुट अपने कंधे को झापट मार मार कर उसका इलाज कर रहा है। गजब, शायद वो गोली निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी शेरिफ को ये दिखता है सम काइंड ऑफ बिगफुट जैसा, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। ये जो हमने देखा ये भी कोई वीएफएक्स या सीजीआई नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल इफेक्ट है। फिर से बॉलीवुड पिल गया। इनको रोमांटिक मूवीज बनाने से छुटकारा मिले तभी तो ऐसा कुछ करें। देखो, बिगफुट एस्ली की पूजा पाठ करने तो उसे लाया नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस समझ जाओ। शेरिफ कैंपस से बाहर आता है और तब जाकर उसका विजन क्लियर होता है। सुबह होती है, हमें विस्परिंग वुमन का घर दिखाया जाता है। देखो वो बेटी विस्परिंग वुमन, शेरिफ तो यही है। ये कब आया और कैसे? छोड़ो, इम्पोर्टेंट यह है कि मैक्स होश में आता है। शेरिफ यहाँ पर मैक्स को बहुत सारी बातें बोलता है। उसमें से एक बात जरूरी होती है कि मैक्स ही बिगफुट को मार सकता है, क्योंकि वो उसकी बीवी को ले गया। ऐसा शेरिफ को नहीं, विस्परिंग वुमन को लगता है कि तू ही बिगफुट को मारेगा। अच्छा, इसीलिए उसने से बचाया। मतलब ही बुढ़िया। जंग पर जाना है तो हथियार तो चाहिए। हथियार ये रहे। ये उसी तरह के धारदार हथियार है जो बिगफुट के पास है। इसके अलावा ये लोग एक तरह की क्रीम भी लगाते ताकि इनकी गंध बिगफुट तक आसानी से ना जा सके। तो शेरिफ अपने गन पर भी क्रीम लगा लेता है ताकि बारूद की स्मेल रोकी जा सके। जंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिगफुट एस्ली की मेहमान नवाजी कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है। बड़ी बात यह है कि एस्ली भी खाती है। नहीं, वो दांत, अच्छा दांत के लिए खाती है। ये लो, दांत को धार भी दे रही है। ये दोनों जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। विस्परिंग वुमन को बिगफुट से क्या प्रॉब्लम है? क्या बिगफुट ने उसे धोखा दिया? क्या उससे शादी का वादा करके उसने शादी नहीं की? पता नहीं। यहाँ तक कि वो युद्ध का ढोल भी बजाती है। बिगफुट जैसे ही एस्ली के पास आता है तो एस्ली उस पर दांत से हमला कर देती है, लेकिन बिगफुट उसे कुछ नहीं करता। और तभी उसे भी युद्ध की ध्वनि सुनाई देती है। वो भी बोलकर युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। ये दोनों बिगफुट को ढूंढ रहे हैं। इधर एस्ली खुद को फ्री करने की ट्राई कर रही है और वो हो जाती है। वो सबसे पहले कपड़े ढूंढकर पहनती है। यार, एक महत्वपूर्ण बात बताना तो भूल ही गया। एस्ली ने चड्डी में ही आधी से ज्यादा मूवी निकाल दी। गजब। इसी दरमियान उसे लगे याद बंदूक और गन भी मिल जाती है। शेरिफ, मैक्स तुम अपने बेटे के पास चले जाओ, मैं एस्ली को ढूंढता हूँ। और मैक्स मान जाता है। गया बाढ़ में। एस्ली ऐसे क्यों चल रही है? उसे तो ऐसा चलना चाहिए। तू समझा? शेरिफ, तू शेरिफ है, लाना अपनी टीम और मार बिगफुट को। तू अकेला क्या ही उखाड़ लेगा उसका? और वैसे भी तेरी उम्र हो चुकी है। वो नेल्सन क्या कर रहा है? नेल के साथ गुटरू। तभी शेरिफ को लगता है ये हथियार काम नहीं करेगा, तो अपनी गन निकाल लेता है और बिगफुट बारूद को सूंघ लेता है। वो आता है शेरिफ की तरफ। शेरिफ उसे ढूंढ रहा है। शेरिफ पीछे तो देख, अरे हो गई मैया वीरान। गया शेरिफ, लेकिन फिर भी शेरिफ गोलियां चलाता है जो बिगफुट को लगती है और उनकी आवाजें मैक्स और एस्ली भी सुन लेती है। बिगफुट ने हमला कहाँ किया? गर्दन में। हाय रे तेरी गर्दन ऑब्सेशन। तभी वहाँ एस्ली आ जाती है। वो बिगफुट पर गोलियां चलाती है, लेकिन निशाना खराब है। बिगफुट, जाने मन तू अगर प्यार से गोलियां मारेगी ना, वो भी खा लूंगा, पर पहले निशाना लगाना सीख। चलता हूँ मैं। और वहाँ से चला जाता है। मैक्स शेरिफ के पास आता है, उसकी गन ले लेता है। फाइनली उसे एस्ली आंखों से दिख जाती है। एस्ली को भी अपना मर्द दिख जाता है, पर एस्ली वो पेड़ों के पीछे है, मैं उसे गोलियां मार कर आती हूँ, जब तक तुम यहीं रुको। मैक्स, जैसा तुम कहो। हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, पर बिगफुट के चिल्लाने की नहीं। और तभी एस्ली आती है, मैंने मार दिया। और ये भागने लगते और गले मिलते, पर तभी मतलब वो जिंदा है। ये फिर से भागने लगते हैं। आखिरकार मैक्स एक निर्णय करता है कि एस्ली मेरे और उसके बेटे के पास जाएगी और मैं यानी कि मैक्स बिगफुट को रोकेगा। एस्ली तो बहुत नखरे करती है, मैं नहीं जाऊंगी, पर अंत में मान जाती है। गया
गया बाढ़ में। बिग फुट आ चुका है, वो भागते हुए एशली को नहीं रोकता। बिग फुट, जरा मैं भी तो देखो ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर भाग रही हो। तो दोस्तों, एशली के पति और एशली के वन साइडेड लवर के बीच होती है फाइट। सबसे पहले मैक्स बिग फुट पर गोलियां चलाता है, गोलियां लगती है पर बिग फुट मरता नहीं। सख्त जान है, मैक्स की गोलियां खत्म हो चुकी है तो मैक्स कुल्हाड़ी फेंक कर बिग फुट को मारता है पर बिग फुट को कुल्हाड़ी लगती ही नहीं। आप बिग फुट की बारी, वो भाला फेंक के मारता है और पहली बार बिग फुट अपना निशाना चुक जाता है। ये तो होगी हथियारों वाली फाइट, पर अब होती है हैंड टू हैंड फाइट जिसमें बिल्कुल बिग फुट भारी पड़ता है और एक बार को लगा बोलकर बिग फुट मैक्स को निपटा देगा, पर तभी तुरंत फाइट हथियार पर स्विच हो जाती है और मैक्स अपने गुप्त स्थान से गुप्त हथियार निकालकर बिग फुट के हाथ में फंसाता है। मैक्स छूट जाता है। मैक्स टूटे हुए भाले की नोक उठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर बिग फुट के ट्रैप में फंस जाता है। लड़ाई तो बराबर की हो रही है। बिग फुट उसके पास आने लगता है, मैक्स से पैर निकालने लगता है पर नहीं निकाल पाता। तभी बिग फुट अपने ही ट्रैप को पकड़कर खींचने लगता है जिससे मैक्स का पैर फ्री हो जाता है। बिग फुट से गलती तो हो गई, अब बारी आखिरी वार की। मैक्स के पास दो हथियार है, एक भाले की नोक और एक ये पत्थर। बिग फुट के पास उसकी ताकत है। बिग फुट मैक्स के करीब आता है और उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगता है, पर तभी भाले की नोक से मैक्स लगातार बिग फुट पर हमला करता है और बिग फुट वहीं गिर जाता है। फिर मैक्स पत्थर से बिग फुट का चेहरा पूरी तरह से नष्ट कर देता है, मर गया। वैसे अपनी फाइनल बैटल में बिग फुट लकड़ी के पोपड़े का सुरक्षा कवच पहनकर नहीं आया। अगर पहन के आता तो शायद भाले के नोक के वार इतनी तेजी से नहीं लगते। खैर, गलती उसकी थी, लेकिन फायदा मैक्स ने उठा लिया। और हमें यहाँ एक और सीख मिलती है कि दूसरों की बीवियों पर नजर मत डालो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी बिग फुट जैसा ही होगा। एशली भी सड़क पर आ जाती है, वो भी बच गई। कितना अच्छा हो रहा है। अब मैक्स भी आराम से घर जा सकता था पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि तभी दो तीर गौर फरमाइएगा गर्दन में नहीं, छाती और पेट में आकर लगते हैं। ओ मेरे मम्मी पापा, यहाँ तो और भी बिग फुट है। मुझे शुरू से ही लगा था यहाँ एक से अधिक बिग फुट है, क्योंकि जिस तरह से कहीं से भी अचानक से प्रकट हो रहे थे तो लगा था मुझे, लेकिन अब कंफर्म हो गया। मैं भी जो बिग फुट मरा इनका राजा था, क्योंकि राजा के पास ही क्वीन रहती है। खैर, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।